स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण के बारे में, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्चुअल में यह एक ऑपरेशन है जिसके द्वारा हम बड़े ही आसानी तरीके से किसी वर्ग आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी वर्ग आव्यूह को बड़े ही आसानी तरीके से हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन टोटल 6 होते हैं, 3 रो वाले होते हैं और 3 कॉलम वाले होते हैं। तो पहले इन ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए, तो पहला देखते हैं। पहला ऑपरेशन, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय यानी कि दो पंक्ति या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय। तो इसमें दो हो गए, यहाँ दो ऑपरेशन हो गए। एक तो दो पंक्ति वाला हो गया और दो स्तंभ वाला। इसमें दो ऑपरेशन एक साथ चल रहे हैं, पंक्ति वाला भी चल रहा है और स्तंभ वाला भी चल रहा है। उसी तरह से दूसरा हो जाएगा, किसी पंक्ति या स्तंभ किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करना। यहां देख लीजिए, यह पहला जो है इसमें दो है, पंक्ति वाला भी और स्तंभ वाला। उसी तरह यहाँ भी पंक्ति वाला भी स्तंभ वाला भी, तो ये दोनों मिलाकर 4 हो गए। उसी तरह दो और ऑपरेशन है, उनको भी देख लेते हैं और एक एक करके सबके बारे में समझा जाएगा। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर से गुणा कर जोड़ना। ठीक है, तो टोटल ये आपके 6 ऑपरेशन हो गए। ठीक है, 3 पंक्ति वाला हो गया और 3 स्तंभ वाला। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। अभी तो मैंने लिख दिया, अब एक एक करके सबको मैं समझाने वाला हूं और इस पे एग्जांपल देके आपको बताता हूं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या था हमारा ऑपरेशन कि किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज, आपस में बदल देना। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि आईवे तथा जेवे पंक्ति के विनिमय को RI to RJ इस तरह से, तथा आईवे स्तंभ और जेवे स्तंभ के विनिमय को CI CJ से सूचित किया जाता है। इस तरह से हम लोग उसको सूचित करते हैं। कहने का मतलब, मान लो एक मैट्रिक्स यहाँ आपके पास दिया है 2 3 4 1। मैं यहाँ कह रहा हूं कि R1 इंटरचेंज विथ R2, यानी कि R1 की जगह R2 चल जाएगा और R2 की जगह R1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि आईवे पंक्ति और जेवे पंक्ति के परस्पर विनिमय को RI इंटरचेंज विथ RJ ऐसे सूचित किया जाता है। देख रहा है ना? उसी तरह से अगर मैं पहले रो और पहले, देख रहा है ना, ये पहले रो और यह दूसरे कॉलम, पहले रो और दूसरे रो के आपस विनिमय को इस तरह से सूचित करेंगे। पहले रो और दूसरे रो के विनिमय को इस तरह से सूचित करेंगे। और इसका विनिमय किस तरह से करेंगे, यानी आपको करना क्या होगा यहाँ पे कि पहले रो को दूसरे रो के जगह पे और दूसरे रो को पहले रो के। ये सेकंड रो है तो ये पहले रो के जगह पे आ जाएगा, ये फर्स्ट रो है तो ये सेकंड रो के जगह पे आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं कॉलम में इंटरचेंज करूंगा तो आईवे स्तंभ और जेवे स्तंभ के विनिमय को CI से इंटरचेंज करेंगे CJ, इस तरह से सूचित करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं कि C1 इंटरचेंज विथ C2, यानी कहने का मतलब इसमें हो जाएगा, इसी मैट्रिक्स में देख लेते हैं,
इसी मैट्रिक्स में देख लेते हैं, यानी यह यहाँ आ जाएगा और यह यहाँ आ जाएगा, कॉलम को इंटरचेंज कर कर। तो इंटरचेंज का मतलब सिंपल है यार कि बस जिस रो और जिस कॉलम में इंटरचेंज करना होगा वहां पे एक दूसरे का जगह बदल देंगे, एक दूसरे का जगह बदल, जैसे यहाँ R1 R2 के साथ इंटरचेंज कर रहा है तो R1 R2 के जगह पे चल जाएगा, R2 R1 के जगह पे आ जाएगा। उसी तरह अगर C1 C2 के साथ इंटरचेंज कर रहा है तो C1 C2 के जगह पे आ जाएगा और C2 C1 के जगह पे आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो पहला नियम समझ गए। तो इसका हम लोग यूज करेंगे आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने में, आगे हम लोग प्रतिलोम निकालना सीखेंगे तो वहां इसका यूज करेंगे। तो ये ऑपरेशंस को आपको समझना होगा ताकि हम लोग इसका उपयोग आसानी से आगे एक्सरसाइज में कर पाएंगे। तो समझ गए पहला नियम क्या है कि सिंपली आपको इंटरचेंज कर देना है, रो और कॉलम को आपस में इस तरह से हम लोग बदल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करना। ठीक है, मतलब कि शून्य को छोड़कर किसी अन्य संख्या से किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में गुणा कर सकते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से सूचित करेंगे, आइए पंक्ति के अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या k से गुणा करने के प्रारंभिक संख्या को संकेत ri to kri से सूचित किया जाता है। उसी तरह से स्तंभ वाले भी उसी को केवे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आईवे, यहाँ आईवे कर देता हूँ, आईवे स्तंभ को किसी शून्योत्तर संख्या k से गुणा करके प्रारंभिक संक्रिया को संकेत ci to kci द्वारा सूचित किया जाता है। सिंपल है यार, इसको समझ लो। यहाँ पे जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 3 2। मैं एक शून्योत्तर संख्या ले लेता हूँ 2। मैं कहता हूँ यहाँ पर कि R1 के जगह पर 2R1, R1 के प्लेस पर 2R1, R1 के प्लेस पर 2R1, यानी कि पहले रो में हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, सिंपल, पहले रो के हर एक एलिमेंट में, यानी यहाँ 4, यहाँ 2, ये 3 और 2 ऐसे ही रहेगा। सेकेंड रो में नहीं, सिर्फ फर्स्ट रो में, जिस रो की बात होगी इसमें। यानी कि हम लोग किसी शून्योत्तर संख्या से, नॉन जीरो संख्या से आसानी से गुना कर सकते हैं किसी रो या किसी कॉलम के अवयवों में। और अगर रो में होगा तो इस तरह से दिखाएंगे, जिस रो में करेंगे उसको इंडिकेट कर देंगे। अगर मैं R2 में करता तो यहाँ R2 के जगह पर 2R2, 3R2, 4R2, कोई भी संख्या से हम आसानी से गुना कर सकते हैं, बस जीरो को छोड़कर। देख रहे हैं ना, नॉन जीरो संख्या होनी चाहिए। उसी तरह से कॉलम में भी आईवे स्तंभ के, देख रहे हैं ना, आईवे स्तंभ को किसी शून्योत्तर संख्या k से गुना करने के प्रारंभिक संक्रिया को संकेत ci के जगह पर kci सूचित किया जाता है। यानी अगर मैं लिखता है यहाँ पे कि C2 के जगह पर 3C2, यानी कहने का मतलब अगर मैं इसी मैट्रिक्स को लूं इसमें करना क्या होगा कि सेकंड कॉलम में, यानी कि फर्स्ट कॉलम वैसे ही छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम में सिर्फ 3 से इंटू करना होगा। तो 3 और 6, कितना सिंपल है, समझ रहे हो ना। आपको यहाँ जो कहेगा ऑपरेशन में ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर देना होगा, समझ गए ना। तो ये ऐसे डिनोट करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। जिस रो या कॉलम में आपको इंटू करना होगा किसी शून्योत्तर संख्या से, उस संख्या को उस रो या कॉलम के साथ रख के इस तरह से इंडिकेट कर दिया जाता है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगली संक्रिया पर। चलिए अगला ऑपरेशन देखिए क्या है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से गुना कर जोड़ना। चलिए यहाँ देखते हैं, आईवे पंक्ति तथा जेवे पंक्ति के संगत अवयवों को आईवे पंक्ति के अवयवों में जेवे पंक्ति के संगत अवयवों को k से गुना करके जोड़ने की प्रारंभिक संक्रिया को ri के जगह पर ri प्लस krj से सूचित करते हैं। उसी तरह से अगर स्तंभ में करना होगा तो आईवे स्तंभ के अवयवों में जेवे स्तंभ के संगत अवयवों को k से गुना करके जोड़ने की प्रारंभिक संक्रिया को उसी प्रकार से अब कॉलम में लिख देंगे कि ci के जगह पे ci प्लस kcj। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो A आपका एक मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट यहाँ पे दिया है 2 3 1 1 2 3 4 6 9। मैं यहाँ कहता हूँ कि R1 के जगह पर R1 और प्लस में 2R2। देख रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहा है कि जिस किसी पंक्ति में, जैसे यहाँ आईवे पंक्ति के अवयव में क्या किया जा रहा है, जेवे पंक्ति के अवयवों को k से गुना करके और आईवे पंक्ति में जोड़ा जा रहा है, आईवे पंक्ति के अवयव में जोड़ा जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे पहले रो के यानी पहले पंक्ति के अवयवों को दूसरे पंक्ति के अवयव में 2 से गुना करके जोड़ा जा रहा है, समझ गए ना।
यानी कहने का मतलब, इस ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हो ना क्या करना है कि R1 के प्लेस पर, R1 के प्लेस पर यानी इस स्थान पर, बाकी सब वही रहेगा 1 2 3 4 6 9, सिर्फ हमें R1 की जगह पर ध्यान देना है। क्या लिखना है, तो R2 के एलिमेंट पे इसमें 2 से गुना करके और R1 के संगत अवयवों में जोड़ देना है। तो इसमें 2 से गुना करोगे 2 आएगा और 2 में 2 जुड़ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करोगे 4 आएगा, 4 3 7 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, R1 के संगत R1 के एलिमेंट में क्या करना है, R2 के एलिमेंट्स में 2 से इंटू करके और R1 के संगत एलिमेंट से जोड़ लेना है। देख रहे हैं ना, इसमें देखो, इसमें जोड़ लेना है, इसमें 2 से गुना करके, तो 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कहता कि C2 के जगह पर, C2 के जगह पर यानी कि सेकंड कॉलम के जगह पर C2 प्लस 2C1, यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको ना, मान लो यही मैट्रिक्स लेके चलता हूं, तो इसमें आपको C1 और C3 को वैसे ही लिख देना है। ठीक है, C1 C3 से कोई मतलब नहीं, हमें कहाँ मतलब रखना है, C2 से। तो C2 की जगह पे क्या करना है, C2 के एलिमेंट में C1 के एलिमेंट से 2 से गुना करके और इसके संगत में जोड़ लेना है। इसमें 2 से गुना करोगे C1 वाले में और इस एलिमेंट्स में जोड़ते जाओगे। देख रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग यही पता चल रहा है। तो इसमें 2 से गुना करो तो 2 दूना 4 और 4 3 7, 2 एकम 2, 2 2 4, 4 दूना 8, 8 6 14। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो ये टोटल आपके 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है और जिसका यूज हम लोग आगे किस में करने वाले हैं, तो सिंपली हम लोग किसी वर्ग अवयव को कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आपको ध्यान रखना होगा। पहला ऑपरेशन क्या था कि आपस में इंटरचेंज कर देना। दूसरा ऑपरेशन था कि किसी रो या कॉलम में किसी शून्योत्तर संख्या किसी नॉन जीरो नंबर से आसानी से गुना कर सकते हैं। और तीसरा नियम था कि किसी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम के संगत अवयवों में किसी शून्योत्तर संख्या से गुना करके संगत अवयवों में जोड़ने की क्रिया, जो अभी हमने देखी। ठीक है, तो टोटल ये 6 ऑपरेशन है, 3 रो वाले और 3 कॉलम वाले। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको ऑपरेशन याद रखने होंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बनाना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में, यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। n कोटि का एक वर्ग अवयव A व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। कहने का मतलब एक वर्ग अवयव ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए n कोटि का एक वर्ग अवयव के लिए ही व्युत्क्रमणीय अवयव हो सकता है और किसी अवयव के लिए नहीं। तो n कोटि का हो सकता है कि वह 2 कोटि का हो, 3 कोटि का हो, यानी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हो, तो वह व्युत्क्रमणीय अवयव कब कहलाएगा, यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव B का अस्तित्व है, यानी कि एक और मैट्रिक्स है जो B है, इसका अस्तित्व है, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी हो, यानी कि A में B से मल्टीप्लाई करो या B में A से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए उसी ऑर्डर का। तब वहां पे ध्यान रखना, तब वहां पे जो A जो मैट्रिक्स होगा उसका जो इनवर्स कहलाएगा वह B कहलाएगा, या B का जो इनवर्स कहलाएगा वह A कहलाएगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा कि अगर A n कोटि का एक वर्ग अवयव है और वह व्युत्क्रमणीय अवयव कब कहलाएगा, जब एक अवयव B उसमें ऐसा हो, वह भी n कोटि का होना चाहिए और उसका अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि A में B से गुना करो या B में A से गुना करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए उसी ऑर्डर का। तब वहां A को हम लोग व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे और A का जो व्युत्क्रम होगा, A का जो इनवर्स होगा वह B कहलाएगा या B का जो इनवर्स होगा वो A कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो A बराबर में मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 3 10 2 7 और B बराबर एक मैट्रिक्स लेता हूं जहां पर मैं 7 -10 -2 और 3। देखिए यहाँ 2 मैट्रिक्स है, चलिए ये दोनों का अस्तित्व है, दिख रहा है आपको। अब देखो ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का है, दोनों की कोटियां समान है। तो अगर मैं यहाँ A में B से गुना करूं, देखो क्या आता है 3 10 2 7 और B देखो 7 -10 -2 3। चलिए इसमें इंटू करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से, तो 7 3 21 और 10 दूना 20। दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से, तो 7 दूना 14 7 दूना 14। चलिए पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो 10 3 30 प्लस 10 3 30 30। चलिए अगला देखिए
अब दूसरे रो में दूसरे कॉलम से माइनस का 20 और प्लस का 21। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 0 0 1। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना, दो ही ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का आ गया ना। चलिए इसकी भी कोटि 2/2 ही है। चलिए उसी तरह से अगर मैं b में a से गुना करूं तो देखो b -7 है, -10 है, -2 है, 3 है। और a की बात करूं तो 3 है, 10 है, 2 है, 7 है। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करने पे देखो पहले रो में पहले कॉलम से करो तो 21 - 20, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से करो तो माइनस का 6 प्लस का 6, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करो तो 70 - 70। चलिए दूसरे रो में दूसरे कॉलम से माइनस का 20 और प्लस का 21। तो यहाँ भी देखो क्या आ गया 1 0 0 1। यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया उसी ऑर्डर का। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए जो अवयव है व्युत्क्रमणीय है और ए का जो इनवर्स होगा वह बी होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए में बी से गुणा कर रहे हैं तब भी आइडेंटिटी आ रहा है, और बी से भी ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आइडेंटिटी आ रहा है। दोनों में हम यही देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ए बी बराबर है बी ए और बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ए का इनवर्स क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि व्युत्क्रमणीय अवयव कब होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स बी उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिसका अस्तित्व हो, और ए में बी से गुना करो या बी में ए से गुना करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तब ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे और उसका इनवर्स जो होगा वह बी होगा। समझ में आ गया व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब इससे संबंधित एक प्रमेय देखिए, यहाँ पे लिखे हैं कि किसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम यदि इसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। यानी कि किसी वर्ग अवयव का जो प्रतिलोम होता है वह यूनिक होता है अगर उसका अस्तित्व है। तो अगर वह एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसका प्रतिलोम जो होगा वह यूनिक होगा, इसे हमें साबित करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए या मान लेते हैं AIJ जिसके एलिमेंट इस तरह से है, और जो n/n कोटि का एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है, क्योंकि प्रतिलोम के लिए वर्ग अवयव होना चाहिए। ठीक है, यह मान लेते हैं कि माना ए के प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। ठीक है, कहने का मतलब है ए के प्रतिलोम का अस्तित्व होने का मतलब यह है कि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, हमें क्या साबित करना है कि ए का जो प्रतिलोम होगा वह अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। यहां मान लेते हैं, माना ए के दो प्रतिलोम बी तथा सी है, यदि यह संभव है। यह तो संभव नहीं है, लेकिन यदि यह संभव है तो इसके दो प्रतिलोम हम लोग मान लेते हैं कि बी और सी है। ए का दो गो इनवर्स है बी और सी, हम यह मान लेते हैं अगर यह संभव है तब। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ए में बी से गुना करो या बी में ए से गुना करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा उसी ऑर्डर का, इन्हीं ऑर्डर का। समझ रहे हैं ना बात को? ए का प्रतिलोम अगर बी है तो ए में बी से गुना करें या बी में ए से गुना करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना जी, एन ऑर्डर का। तथा जब ए का प्रतिलोम सी है तो ए में सी से गुना करें या सी में ए से गुना करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा एन ऑर्डर का। ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखो, चलिए मैं एक क्या करता हूं, मैं मैट्रिक्स एक बी ले लेता हूं। अगर बी बराबर में बी इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना होगा तो बी ही मैट्रिक्स आएगा, ये हम लोग जानते हैं। अब मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह पर, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पर मैं चाहूं तो यहाँ पे ए सी लिख सकता हूं, क्योंकि देख लो ए इंटू सी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटा के ए इंटू सी लिख देता हूं। अब मैं यहाँ साहचर्य नियम लगाता हूँ, साहचर्य नियम से मैं बी इंटू ए और फिर इंटू सी ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये साहचर्य नियम से हुआ है, साहचर्य नियम से। समझ रहे हो ना बात को? चलिए अब देखो, बी में जब ए से गुना होगा तब भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा एन ऑर्डर का, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब सी से गुना होगा तो आपका सी आ जाएगा। यानी हमने यहाँ दिखा दिया कि बी बराबर है सी के। मैंने यहाँ ऊपर माना कि ए के दो प्रतिलोम बी तथा सी है, लेकिन आगे चल के यह बी किसके बराबर हो गया? बी जो होगा सी के बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि ए का प्रतिलोम
ए का प्रतिलोम जो है अद्वितीय है, यूनिक है। ठीक है, हमने ऊपर दो माने लेकिन वो आपस में आगे चल के बराबर हो गए, यानी कि एक ही प्रतिलोम हो सकता है ए का, एक से अधिक नहीं हो सकता है और वो यूनिक कहलाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि किसी आव्यूह का प्रतिलोम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा कैसे निकालेंगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए माना ए एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है, और हमें इसका प्रतिलोम निकालना है। आपको क्या करना होगा, a बराबर में आई ए लिखना होगा। ठीक है, इस तरफ क्या करेंगे, एलएचएस में दिए हुए मैट्रिक्स को रख देंगे जो आपके पास मैट्रिक्स दिया होगा, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह पे वैल्यू रख देंगे 1 0 0 1, और यहाँ जो दिया हुआ मैट्रिक्स होगा आपका जो भी हो A11 A12 A21 A22 जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हो, हमें क्या करना होगा कि इन सभी को एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इधर जैसे जैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी कन्वर्ट होते जाएगा, और यहाँ जो मैट्रिक्स आपका फॉर्म होगा वह आपका इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा। अब वो कैसे निकाला जाएगा अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी बस आपको याद रखना होगा कि हमें एक वर्ग आव्यूह लेना होगा जो आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा। अब उस वर्ग और उसके बाद a बराबर में आइए रख देंगे, और एक तरफ एलएचएस में उस वर्ग आव्यूह को रखेंगे और आरएचएस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखेंगे, और इस एलएचएस में जो मैट्रिक्स को होगा उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। और कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग आगे अभी सीखेंगे। ध्यान रखेंगे जब यह एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा, जब यह एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, प्रारंभिक संक्रिया करेंगे, तो या तो सिर्फ रॉ वाला ऑपरेशन करेंगे या तो सिर्फ कॉलम वाला। किसी एक क्वेश्चन में, किसी एक प्रश्न में सिर्फ रॉ वाले का प्रयोग करेंगे, रॉ वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन का, या सिर्फ कॉलम वाले का, दोनों का मिक्स करके नहीं करेंगे। या तो सिर्फ रॉ वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन करते जाएंगे या तो सिर्फ कॉलम वाला। किसी भी एक पर्सनल क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया होगा, एक वर्ग दिया हो और उसका इनवर्स निकालना हो, प्रतिलोम निकालना होगा, तो सिर्फ या तो रॉ वाले ऑपरेशन का यूज करना होगा या तो सिर्फ कॉलम वाले का। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के क्रम में किसी भी रॉ या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वहां ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना होगा, अस्तित्व नहीं होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के क्रम में यदि किसी मैट्रिक्स की सारे रॉ वाले, मतलब एक ही रॉ या एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है, एक रॉ या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। तो दो चीजें यहां ध्यान रखनी होगी, एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो करेंगे या तो सिर्फ रॉ वाला लेके चलेंगे या तो सिर्फ कॉलम वाला। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के क्रम में किसी रॉ या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, किसी रॉ या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, तब उस मैट्रिक्स का प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। समझ गए? जैसे मान लो आपके पास ए एक मैट्रिक्स दिया है 2 5 1 3, हमें कह रहा है कि इसका इनवर्स निकालिए, इसका हमें इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, a बराबर में आइए एलएचएस में a का वैल्यू 2 5 1 3 और आरएचएस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1। अब हमें क्या करना होगा, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। और वो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले इसको ठीक करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यू शेप में ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे। यहाँ पे लाना क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यही ना। तो यहाँ 1 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ कि R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 में से अगर R2 घटा दूं तो यहाँ 1 आ जाएगा, है कि नहीं। यानी R1 के प्लेस पे तो R2 तो वैसे ही रहेगा, R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2, इसमें से इसको घटाओ 1, इसमें से इसको घटाओ 2। उसी तरह इधर भी वही काम इधर भी करेंगे, R2 तो वैसे ही रहेगा, R1 में क्या करना होगा, R1 की जगह पे R1 माइनस R2, तो इसमें से इसको घटाएंगे 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1। चलिए ये ठीक हो गया, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ लाना है 0, तो R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1 कर देंगे तो हो जाएगा, R2 माइनस R1 कर देंगे तो हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा जी,
यही आपको करना होगा। चलिए 1 2 ऐसे ही रहेगा, इसमें से इसको घटाओ 0, इसमें से इसको घटाओ 8, यहाँ भी वही काम करेंगे, घटाने वाला भी 0 में से 1 गया, ये तो ऐसे ही रहेगा ना पहला रो। दूसरे रो में क्या करेंगे, R2 की जगह पे इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 1 0 1 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे खाली 0 लाना है, यानी R1 वाले जगह पे R1 के प्लेस पर R1 - 2R2, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा ले तो 0 नहीं आ जाएगा यहाँ पे, बस यही काम करेंगे। यहाँ देखो R2 ऐसे ही रख देंगे, R1 की जगह पे क्या करना, R1 - 2R2, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करोगे 2, 2 में से 2 गया 0। वही हाल इधर भी करना होगा हमें, R2 तो वैसे ही रहेगा, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाना, तो 1 - 2 × R2 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ भी -1 - 2 R2, तो 2 दूना 4 -5 आ जाएगा। ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, समझ गया ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या A इधर आएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेगा तो A इनवर्स ही रहेगा ना, किसी भी अवयव में गुना होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो A इधर आया तो A इनवर्स हो जाएगा, और A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेगा तो यही आएगा, यानी कि आ गया A इनवर्स जो आ गया 3 - 5 - 1 2। तो सिंपल है इनवर्स निकालना, आपको सिंपली एक तरफ A लिखना होगा, एक तरफ I लिखना होगा, एक तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू RHS में, LHS में A का वैल्यू, और इस A को यानी कि इस मैट्रिक्स को हमें ट्रांसफॉर्म कर देना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में, किसके द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन के यूज के द्वारा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फॉर्म करने के लिए या तो सिर्फ रॉ वाला लगाएंगे ऑपरेशन, या तो सिर्फ कॉलम वाला, दोनों एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको रूल बताया था। तो कितना सिंपल है हम लोग इनवर्स निकालना, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए आपके बुक में एक और प्रमेय है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रमेय 4 नंबर करके दिया है, प्रमेय संख्या 4। चलिए देख लेते हैं। यदि A तथा B समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, तो ए बी का जो इनवर्स होगा वह बराबर होगा बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के, बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के बराबर होगा, ये हमें साबित करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। आपके पास चूंकि कह रहा है कि ए बी व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए में बी से गुना करो, यानी ए तथा बी समान कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है। जब वो व्युत्क्रमणीय अवयव है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ए बी इंटू ए बी का इनवर्स जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यह व्युत्क्रमणीय अवयव कह रहा है। तो ए बी में अगर ए बी के इनवर्स इंटू करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमणीय कह रहा है ना। क्यों, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ए तथा बी समान कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए। ठीक है, चलो अब देखो मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ ए इनवर्स गुणा कर देता हूं, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर ए इनवर्स इंटू में ए बी का इनवर्स बराबर में आइडेंटिटी इंटू में ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ देखो ए इनवर्स हम लोग पहले लिखे हैं तो यहाँ भी पहले होना चाहिए। चलिए ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। चलिए अब यहाँ पे मैं साहचर्य नियम लगा के इसको इसके साथ ले सकता हूँ ना, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना होगा तो ए इनवर्स ही आएगा, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना होता है तो वही मैट्रिक्स आता है, और ए इनवर्स में इससे गुना होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, इंटू में बी और फिर इंटू में ए बी का इनवर्स बराबर में ए इनवर्स। चलिए यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बी से गुना होगा तो आपका बी आ जाएगा। चलिए इंटू में ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब फिर यहाँ भी लिखेंगे इसके बाद कि बी इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर फिर से गुणा करेंगे बी इनवर्स से।
ताकि ये हट सके, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बी इनवर्स इंटू में बी और फिर इंटू में ए बी का इनवर्स ऐसे लिखता हूं, तो चूंकि आपने बी इनवर्स पहले लगाया है ना, तो बी इनवर्स पहले लगाया है तो इधर भी बी इनवर्स पहले ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, और बी इनवर्स में बी से गुना होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, बराबर में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलिए यहाँ पे देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से इंटू होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि यहाँ पे यही आ जाएगा ए बी का इनवर्स और बराबर में बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। यही ना प्रूव करना था, तो सत्यापित हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और किसी भी नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, ठीक है। वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।